हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लिवर्स एंड सिंपल मशीन, उत्तोलक तथा सरल मशीन के बारे में। जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, अपना पूरा एफर्ट हमने आपके लिए लगाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी, कैंची। कैंची जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो उत्तोलक क्या है? यह सबसे बुनियादी मशीन है जो कम से कम प्रयास के साथ कुछ काम करने के लिए प्रयोग की जाती है। उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या होता है दोस्तों? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब जो है भार और प्रयास के बीच में स्थित होता है। यहाँ आयास दिया है, यहाँ पे प्रयास के बीच में स्थित होता है क्या? आलंब। यही प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे कैंची हो गया, झूला हो गया, हैंडपंप हो गया, सीसा, ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें दोस्तों, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? स्टेपलर, चिमटा, ये क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस घिरनी प्रणाली पुली सिस्टम की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 हो और जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठता हो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो यांत्रिक लाभ दिया गया है वो कितना दिया गया है? हमको 2.5 दिया गया है। वेग अनुपात कितना है दोस्तों? वेग अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10/2.5, क्योंकि क्या बोला गया है? 10 मीटर खींचने पर 2.5 मीटर ऊपर उठता है। तो वेग अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? 10/2.5 हो जाएगा। दक्षता का फॉर्मूला हमको पता है दोस्तों, क्या होता है? यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात इंटू 100%। तो दोस्तों, हमको जो यांत्रिक लाभ दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2.5 दिया गया है। और जो वेग अनुपात है इसको हम काटेंगे दोस्तों, तो कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो वेग अनुपात हमारे पास कितना है? 4 है, इंटू 100। दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों? 25/4, 250/4 हो जाएगा दोस्तों। ये 250/4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 छक 24, बच गया 1, 4 दूनी 8, लगाए दशमलव, उतारे 0 और 4 पंचे 20। तो 62.5% इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62.50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का जो उदाहरण है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक पहिए का ठेला। व्हील बेरो जो है, एक पहिए का ठेला जो है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। दोस्तों, एक पैर का ठेला जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये ठेला हो गया दोस्तों, ये इस प्रकार से हम मान लेते हैं, इस प्रकार से होता है। यहाँ हाथ पकड़ने का होता है, ये हमारा सामान रखने का चीज़ होता है। यहाँ पे इस प्रकार से ये ठेला होता है दोस्तों, मान लीजिए। अब बोला क्या है? जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है एक पहिए का ठेला। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, जो भार होता है, भार जो होता है, ये वाला जो लोड होता है, लोड जो होता है वो कहाँ पे होता है? आलंब और प्रयास के बीच। मतलब आलंब ये अपना है, ये आलंब, ये जो पहिया जो है ये क्या है? आलंब जो घूम रहा है दोस्तों, ये क्या है? आलंब। और हम प्रयास कहाँ लगा रहे हैं? ये हाथों में लगा रहे हैं। यहाँ पे हम प्रयास लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये घूम रहा है। तो जो लोड जो है ये क्या होता है? आलंब और प्रयास के मध्य स्थित होता है। तो लोड कहाँ? बीच में ही तो होता है यहाँ पे। तो आलंब, और ये हमारा आलंब हो गया जिसे फलक्रम बोलते हैं, और ये प्रयास के बीच में होता है हमारा क्या? लोड। तो दोस्तों, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है? आलंब और प्रयास के बीच में क्या स्थित होता है? लोड स्थित होता है। यही क्या होता है? हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो इससे आपको याद रखना है, जो घूम रहा है वो हमारा आलंब होता है, और जहां हम प्रयास लगा रहे हैं, हम यहाँ प्रयास लगा रहे हैं, लोड हमारा कहाँ पे? बीच में है। तो क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब तथा आयास को प्रयास भी बोलते हैं दोस्तों, के बीच में क्या स्थित होता है? भार स्थित होता है। हमने आपको भी बताया। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। जो यांत्रिक लाभ होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में वो क्या होता है? सदैव 1 से बड़ा होता है। उदाहरण देख ले, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, स्टेपलर, ठेला आदि क्या है? ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक की बात करें दोस्तों, आरी हो गया, क्रॉबर हो गया, कैंची हो गया, सिडासी हो गया, सीसा हो गया, ये क्या है?
प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चरखी प्रणाली पुली सिस्टम की दक्षता का पता लगाए जिसका यांत्रिक लाभ 3.6 है और जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार 1.6 मीटर ऊपर उड़ जाता है। अब दोस्तों हमको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है हमको क्या? प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी वेग अनुपात बराबर क्या होता है? ये होता है प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी बटे भार के द्वारा तय की गई दूरी। तो दोस्तों प्रयास के द्वारा जो तय की गई दूरी वो कितनी है? 8 मीटर है और जो भार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 1.6 मीटर है। यहाँ पे हमको ऊपर में बताया भी है, देख लीजिए आप क्या बोल रहा है। जहाँ रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार 1.6 मीटर ऊपर उड़ जाता है। तो भार के द्वारा तय की गई दूरी और जो प्रयास के द्वारा हमने ये प्रयास कितना किया? 8 मीटर खींचने में हमने प्रयास किया और 1.6 भार जो है लोड क्या हुआ? 1.6 मीटर, मतलब भार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी दी है? 1.6 मीटर दी गई है। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला लगाएंगे। वेग अनुपात का जो फॉर्मूला होता है प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी अपॉन में भार के द्वारा तय की गई दूरी। प्रयास के द्वारा 8 मीटर की दूरी तय की गई है और भार के द्वारा 1.6 मीटर की। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में कट जाएगा? 5 मीटर। तो हमारा वेग अनुपात कितना निकल के आ जाएगा? 5 मीटर निकल के आ जाएगा। अब दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। यांत्रिक लाभ हमारे पास कितना दिया है दोस्तों? ये दिया गया 3.6। यांत्रिक लाभ कितना दिया गया हमारे पास में? यांत्रिक लाभ दिया गया हमारे पास में 3.6। वेग अनुपात हमने निकाल लिया 5 × 100। इसको काटेंगे इसके तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 72% हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है? दोस्तों प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण जो है ये क्या है? संडसी या प्लायर। प्लायर जो है प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है जो आलम होता है भार और प्रयास के मध्य होता है। जो आलम जो हमारा होता है वो कहाँ होता है? भार और प्रयास के मध्य होता है। ठीक है, जैसे सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। चिमटा, किसान का हल, ये कौन से हैं? तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। द्वितीय के कौन से हैं? सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी, चिमटा, किसान का हल तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी मशीन का भार L है और भार द्वारा तय की गई दूरी LD है तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों भार द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी। क्या होगा? भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी। तो मतलब हो जाएगा L इंटू LD, मतलब भार और भार के द्वारा तय की गई दूरी होगी किया गया कार्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 1 लीवर में प्रयत्न खालिस्तान दिशा में होता है। दोस्तों क्लास 1 में लीवर जो में प्रयत्न जो होता है ये क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा होती है क्लास 1 में लीवर में। क्लास 1 लीवर में प्रयत्न की दिशा जो होती है एक ही होती है। तो क्लास 1 लीवर में प्रयास की दिशा एक ही होती है। प्रथम क्लास के उत्तोलक में आलम जो है हमेशा भार तथा आयास के मध्य या प्रयास के मध्य स्थित होता है। जैसे कैंची, सरोता, इसका यांत्रिक लाभ 1 या 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। किसमें? क्लास 1 लीवर में। इसका यांत्रिक लाभ जो होगा 1 हो सकता है या फिर 1 से कम या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में खालिस्तान द्वारा तय की गई दूरी और खालिस्तान द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। तो सरल मशीन के वेग का अनुपात, अभी हमने आपको वेग अनुपात का फॉर्मूला बताया VR का, क्या होता है? भार क्या होता है? प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटे भार द्वारा तय की गई दूरी। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटे भार द्वारा तय की गई दूरी वेग अनुपात कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के मध्य से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। इस मशीन की दक्षता ज्ञात करें। ठीक है, अब बोला है हमको मशीन की दक्षता ज्ञात करने के लिए बोला है। दोस्तों हमको क्या दक्षता बराबर हमको पता है क्या होता है? हमको अब फॉर्मूला याद रखना है। यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात जो है इंटू 100, ये दक्षता का फॉर्मूला होता है। और यांत्रिक लाभ क्या होता है दोस्तों? भार या लोड या प्रयास, मतलब भार बटे प्रयास जो है यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटे प्रयास या प्रयत्न, जो भी आप बोलो वो होता है। भार कितना दिया गया है हमको? 10, प्रयास कितना दिया गया है? 5। तो हमारे पास में यांत्रिक लाभ कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? यांत्रिक लाभ 2 निकल के आ जाएगा। अब वेग अनुपात क्या होता है दोस्तों? प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटे में भार द्वारा तय की गई दूरी। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 50 है और भार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 20 है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 50/20 हो जाएगा। तो दक्षता बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। यांत्रिक लाभ हमने कितना निकाला? 10/5 निकाला था, या 2 ले लो आप, 10/5 निकाला था। और जो हमारा वेगानुपात है वो कितना निकाला हमने? 50/20 निकाला। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसको क्या हो जाएगा? ये 20 क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा। या हम काट देते हैं, 5 से काट देते हैं 4 बार में, 10 से काट देते हैं 5 बार में। तो ये 4 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। 5 से हम इसको काट देते हैं
5 दूनी 10, 20 बार में, ठीक है। 5 से काट देंगे 20 बार में, 4 उधर चले जाएगा और इंटू में 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट, कार्य इनपुट खालिस्तान होता है। तो दोस्तों कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट जो होता है, ये कार्य इनपुट से जो है ये हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, हमेशा कम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मशीन की दक्षता कभी भी खालिस्तान नहीं हो सकती है। तो दोस्तों किसी भी मशीन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को जो है ये कहा जाता है प्रयत्न या एफर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एफर्ट या प्रयत्न कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों क्लास 2 के लीवर में जो होता है, क्या होता है, लोड प्रयत्न और आधार के बीच में होता है। जो लोड होता है ये क्या होता है, एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है क्लास 2 का लीवर में। अपन इस टाइप से FLE यहाँ पे याद रख लो दोस्तों, FLE जब लोड बीच में होगा, फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होगा तो क्या होगा, फर्स्ट लीवर होगा। जब जब फलक्रम बीच में होगा लोड और एफर्ट के तो फर्स्ट लीवर, लोड जब बीच में होगा फलक्रम और एफर्ट के तो सेकेंड लीवर, और एफर्ट जब बीच में होगा लोड और फलक्रम के तो थर्ड लीवर का क्लास वो कहलाता है। FL इसे आप याद रख लीजिएगा, ये इजी वे है याद रखने का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों क्लास 3 के लीवर में क्या होता है, क्लास 3 के लीवर में एफर्ट जो होता है लोड और आधार के बीच में होता है। कहाँ होता है, एफर्ट जो होता है लोड और आधार के बीच में होता है। हमने FLE बताया अभी आपको, FLE क्लास 3 की बात किया है। तो जो एफर्ट होता है वो किसके बीच में होता है, फलक्रम प्लस लोड के बीच में होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा क्लास 1 लीवर नहीं है। क्लास 1 लीवर नहीं है हमको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें क्लास 1 लीवर कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोता। सरोता जो है क्लास 1 लीवर नहीं है, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में आलम भार और शक्ति के बीच स्थित होता है, मतलब प्रयास के बीच में स्थित होता है। दिए गए विकल्प में सरोता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि चिमटा, प्लायर, सीसा, कैंची ये है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं। तो दोस्तों क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार जो है ये समान दिशा में जाते हैं। किस दिशा में जाते हैं, समान दिशा में जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बीरिंग या अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा तृतीय श्रेणी उपकरणों में। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बीरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें सही वाला हो जाएगा दोस्तों, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। क्या होती है, बल भुजा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो दोस्तों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या नहीं है, ये नहीं है एक पहिए का ठेला। एक पहिए का ठेला क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक वह होता है जिसमें आयास आलंब F और भार W के बीच पाया जाता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक से भिन्न होता है क्योंकि इसमें बल गुणक के बजाय बल गति गुणक होता है। इसलिए एक वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में अधिक बल की आवश्यकता होती है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण कौन कौन से हैं, मछली पकड़ने की छड़, क्रिकेट का बल्ला, चिमटी और हथेली पर वजन रखने वाले हाथ जो है ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण है, ठीक है। लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है यांत्रिक लाभ। क्या कहा जाता है, यांत्रिक लाभ कहा जाता है, मतलब प्रयास बटे भार। क्या प्रयास बटे भार को क्या कहा जाता है, यांत्रिक लाभ कहा जाता है। कार्य करते समय खालिस्तान के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से कम होता है। तो दोस्तों घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से कम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी साधारण मशीन की दक्षता को खालिस्तान के रूप में तय किया जाता है। तो दोस्तों मशीन की दक्षता क्या होती है, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात जो है मशीन की दक्षता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो खालिस्तान होती है। दोस्तों आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो क्या होती है, घर्षणहीन होती है। क्या होती है, घर्षणहीन होती है। आदर्श मशीन शब्द एक काल्पनिक यांत्रिक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें ऊर्जा और शक्ति घर्षणहीन विरूपण पहनने या अन्य अक्षमताओं के माध्यम से विघटित नहीं होती है। आदर्श मशीनों में सैद्धांतिक अधिकतम प्रदर्शन होता है तथा इसका उपयोग वास्तविक मशीन प्रणालियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए आधार रेखा के रूप में किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो लीवर या गियर जो है इनका उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती हो। दोस्तों दक्षता हमको दी गई है कितनी, 50%। भार हमको कितना दिया गया, 250 न्यूटन। प्रयास कितना दिया गया है, 100 न्यूटन दिया गया। वेग अनुपात हमको पूछा है। तो दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक लाग बटे वेग अनुपात इंटू 100। और यांत्रिक लाग बराबर क्या होता है, भार बटे प्रयास होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यांत्रिक लाग बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2.5। भार कितना दिया है, 250। प्रयास कितना दिया है, 100। तो हमारा यांत्रिक लाभ कितना निकल के आ जाएगा, 2.5 न्यूटन निकल के आ जाएगा। तो वेग अनुपात बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटे दक्षता। यांत्रिक लाभ कितना निकल के आया, 2.5। दक्षता कितनी है, 50%, मतलब 50 बटे 100। ये 100 ऊपर चले जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वेग अनुपात 2.5 इंटू 100 बटे 50। 50 से काटेंगे 2 बार में, 25 दूने 50 मतलब 5। वेग अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंप की कार्य क्षमता 50% है। यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। पंप की इनपुट शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक पंप की कार्य क्षमता 50% है। यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। पंप की इनपुट शक्ति जो हो जाएगी किलोवाट में हमको बताना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमको यहाँ द्रव्यमान क्या दिया गया है, 2 टन दिया गया है। तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ऊंचाई जो दी गई है वो 60 मीटर दी गई है। गुरुत्व के कारण त्वरण जो है हमको G बराबर 10 लेना है। समय हमारे पास 20 मिनट दिया गया है। सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 20/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। दक्षता कितनी दी गई है, 50% दी गई है। तो आउटपुट शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। और कार्य बराबर क्या होता है, mgHb होता है। क्या होता है, mgHb होता है। ठीक है, यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, और यह होगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। आउटपुट शक्ति कार्य की जगह पे mgh रखेंगे, बटे में समय। m कितना दिया हमारे पास, 2⁻10⁻³ इंटू 10 इंटू 60 अपॉन में 20 इंटू 60। समय कितना दिया है, 20 इंटू 60। हमने भी बताया था, देखो दिया है 20 इंटू 60। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में जो आउटपुट शक्ति निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 10⁻³ वाट निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 10⁻³ वाट। कैसे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 10 से 10 दूनी 20 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10⁻³ वाट। दक्षता क्या होती है, आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति। दक्षता कितनी, 50% हमको दी हुई थी। तो 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हमने 1/2 लिख लिया। आउटपुट शक्ति हमने निकाला कितनी, 10⁻3। इनपुट शक्ति हमको निकालना है। तो इनपुट शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻3 वाट, मतलब 2 किलोवाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साधारण मशीन में यांत्रिक लाभ 40 है तथा वेग अनुपात 50 है, तब इसकी दक्षता होगी। दोस्तों हमको यांत्रिक लाभ दिया गया है और वेग अनुपात दिया गया है। अब हमको पता है वेग अनुपात और यांत्रिक लाभ जब दिया हो तो दक्षता बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात इंटू में 100। यांत्रिक लाभ कितना है हमारे पास में, 40 है। वेग अनुपात 50 है, इंटू में 100। 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 इंटू 40 बराबर 80%। कितनी आएगी दक्षता, 80% दक्षता आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंची साधारण मशीन जिन्हें लीवर्स कहते हैं को की खालिस्तान की श्रेणी में आते हैं। यह एक प्रथम श्रेणी लीवर है। क्यों ये प्रथम श्रेणी का लीवर है कैंची, हमको ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका स्थिर बिंदु भार तथा प्रयास के मध्य स्थित होता है। जो फलक्रम जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, भार और प्रयास के मध्य स्थित होता है। हमने बताया है क्या होता है, FLE। जब फलक्रम भार, लोड और एफर्ट के बीच होता है तो कौन सा होता है, प्रथम श्रेणी का लीवर होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती है क्योंकि इसमें अधिक गोंद भरा जा सकता है। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका गुरुत्व केंद्र नीचा होता है जिससे वह लुढ़कती नहीं है।
गोंददानी शंकु के आकार की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है नीचा होता है, जिससे वह लुढ़कती नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्रत का गुरुत्व केंद्र खालिस्तान होगा। दोस्तों व्रत का गुरुत्व केंद्र जो होता है वो क्या होता है, व्रत के केंद्र पर होता है। कहाँ पे होता है, व्रत के केंद्र पर होता है व्रत का गुरुत्व केंद्र। 2 मीटर लंबी छड़ ए बी सिरे ए से 120 सेंटीमीटर दूर चाकू की धार पर संतुलित होती है। उसी सिरे ए पर 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ अपने केंद्र पर संतुलित हो जाती है। छड़ का भार होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या बोला है, छड़ का भार हमसे पूछा है। तो दोस्तों मान लेते हैं ए पर 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ केंद्र ओ पर संतुलित होती है। बिंदु ओ के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो दोस्तों ओ के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो हमको दो दिया गया है 20 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कितना, ए हमारे पास 100 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू डब्लू बराबर 100 इंटू 100। क्या हो जाएगा, 20 इंटू डब्लू बराबर 20 इंटू डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 200 और 20 से काटेंगे इसको, 20 2500 मतलब 500 ग्राम निकल के हमारा आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि क्या होगा, बल फलक्रम एवं भार के बीच हो। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कब कम होता है, जब बल होता है, लोड जो हमारा क्या होता है फलक्रम और भार के बीच में स्थित होता है। बल एफर्ट जो होता है वो जो होता है फलक्रम एवं भार के बीच में स्थित हो, तब क्या होगा, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि बल फलक्रम एवं भार के बीच हो। यांत्रिक लाभ क्या होता है, उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर लगाए गए आयास या प्रयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे प्रयास या लोड बटे एफर्ट, या फिर आयास भुजा बटे भार भुजा, ये भी होता है। ठीक है। उत्तोलक के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। होता है प्रथम वर्ग उत्तोलक, द्वितीय वर्ग उत्तोलक और तृतीय वर्ग उत्तोलक। प्रथम वर्ग के उत्तोलक की बात करें दोस्तों तो इस वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। किसमें, प्रथम वर्ग में। जैसे कि बेलचा हो गया, कील उखाड़ने का हथौड़ा आदि जो है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आलम जो होता है, फलक्रम जो होता है, ये किसके बीच होता है, प्रयास और भार के बीच, मतलब एफर्ट और लोड के बीच में होता है फलक्रम। ठीक है। द्वितीय वर्ग उत्तोलक की बात करें दोस्तों तो इस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ का मान सदैव 1 से अधिक होता है द्वितीय वर्ग में। जैसे कि नींबू निचोड़ने की मशीन, सरोता, कागज में सुराख की मशीन आदि, ये जो है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। इसमें क्या होता है, जो भार होता है, लोड जो होता है, वो किसके बीच होता है, ये होता है फलक्रम और एफर्ट के मध्य होता है लोड। ठीक है। तृतीय वर्ग उत्तोलक की बात करें दोस्तों तो इस वर्ग के अंतर्गत उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है सदैव 1 से कम होता है। तृतीय वर्ग में क्या होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें जो होता है एफर्ट जो होता है, इसमें एफर्ट जो होता है वो किसके भी मध्य होता है, एफर्ट जो होता है वो होता है फलक्रम और लोड के मध्य होता है तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक लाभ ma भार L एवं बल E में संबंध है। तो दोस्तों यांत्रिक लाभ ma भार L एवं बल E में संबंध क्या होता है, वो होता है L बराबर ma इंटू ई। क्या होता है, ma इंटू ई होता है वेग अनुपात। क्या होता है, L बराबर क्या होता है, भार बराबर क्या होता है, वेग अनुपात। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट होता है L बराबर। पिसा की मीनार तिरछी होते हुए भी इसलिए नहीं गिरती क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है। पिसा की मीनार जो है तिरछी होते हुए इसलिए नहीं गिरती क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उसके आधार से होकर गुजरती है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्वितीय वर्ग के लीवर के संबंध में कौन सा सत्य है। तो दोस्तों द्वितीय वर्ग के लीवर में संबंध क्या होता है, हमने आपको बताया FLE से याद रखिए, FLE। तो ये हमको द्वितीय की बात करें तो L लोड क्या होगा, ये होगा फलक्रम और एफर्ट के बीच, मतलब जो हमारा भार होगा वो किसके बीच स्थित होगा, किसके बीच स्थित होगा, प्रयास और आलंब के मध्य होगा हमारा भार। तो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, ये वाला बी वाला ऑप्शन। लीवर में बोझ जो होगा प्रयास तथा आलम के बीच में होता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया नहीं, सेव सक्सेसिव आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बलागुर्ण होगा। किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बलागुर्ण जो होगा वो होगा शून्य। क्या होगा? शून्य होगा। बलागुर्ण बराबर क्या होता है? आर इंटू एफ होता है। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा बलागुर्ण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, कई बल लगे हो परंतु पिंड संतुलन में हो, तो उन बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, कई बल लगे हो परंतु पिंड संतुलन में हो, तो उन बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में दो उल्का पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 7 किलोग्राम 9 किलोग्राम है। यदि वे एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर हो तो उनका द्रव्यमान केंद्र 9 किलोग्राम वाले पिंड से दूर होगा। अब दोस्तों मान लेते हैं प्रश्न के अनुसार, माना 9 किलोग्राम वाला पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र से x मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? x मीटर दूर है। अपन ने मान लिया कि कितने मीटर दूर है? x मीटर दूर है। तो हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास में क्या दिया है, ये किलोग्राम 7 किलोग्राम दिया हुआ है और ये 9 किलोग्राम दिया है। ये कितने दूर है दोनों से? x मीटर की दूरी पर है। तो ये कितने, ये क्या हो जाएगा, ये पूरी दूरी कितनी दी गई है? 8 मीटर दी गई है। तो हमको जब इसको निकालना तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 7 इंटू 8 माइनस एक्स बराबर 9x के हो जाएगा। ठीक है, 9x के हो जाएगा। ये 9x 9 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 9 किलोग्राम हो जाएगा। 7 बराबर 8 माइनस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा 9 किलोग्राम के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 9x प्लस 7x बराबर 56, तो 16x बराबर 56। तो 16 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 3.5 मीटर। मतलब ये जो दूरी है कितनी होगी? 3.5 मीटर हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न चित्र में प्रदर्शित बल युग्म का आघूर्ण होगा। अब इसमें बोला है दोस्तों बल युग्म का आघूर्ण होगा। हमको यहाँ पे देखो दोस्तों, लंबवत दूरी जो दी गई है वो कितनी दी गई है? वो 4 मीटर दी गई है। कितनी मीटर दी गई है? 4 मीटर। बल कितना दिया गया है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन दिया गया है बल। देखिए ये 20 न्यूटन जो है बल दिया गया है। ये 20 न्यूटन क्या दिया गया है? बल। और दूरी कितनी दी गई है? 4 मीटर दी गई है। ठीक है, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? आर इंटू एफ। क्या होता है? आर इंटू एफ। आर हमारे पास कितना है दोस्तों? 4 दिया हुआ है। या आर एफ साइन थीटा भी हम ले सकते हैं। साइन थीटा मतलब 90 डिग्री की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है कितना? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम 90 डिग्री लेकर जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? आर बराबर हमारा कितनी निकल के? 4 मीटर। एफ हमको 20 न्यूटन दिया है। साइन 90 का माइल कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो 4 इंटू 20 इंटू साइन 90, 80 इंटू 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 80 न्यूटन मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 80 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन लीवर एंड सिंपल मशीन के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, कि आपको अच्छे समझ में आए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।